हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि भूमि संसाधन क्या होता है, भूमि संसाधन के क्या क्या उपयोग होते हैं। इसके बाद हमारा आज का अध्ययन का विषय है कि वर्तमान शताब्दी में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमि संसाधन के उपयोग में बहुत बदलाव आया हुआ है। हम सन 1950 के दशक में या आजादी के टाइम में भूमि का जिस रूप में प्रयोग करते थे, आज 21वीं शताब्दी में उस रूप में भूमि का प्रयोग नहीं हो रहा है। भूमि के प्रयोग में बहुत ज्यादा बदलाव आया हुआ है और यह बदलाव न केवल भारत के स्तर पर वरन ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर यह बदलाव आया हुआ है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि यह बदलाव किस रूप में आया है और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह बदलाव किन कारणों से आया है, किन किन कारकों की इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला जो कारक है वह है साइज ऑफ द इकोनॉमी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था वरन विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं की जो साइज है, जो आकार है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, विकसित होता जा रहा है, जिसमें वृद्धि होती जा रही है। जितने मूल्य की अर्थव्यवस्था 1950-51 के दशक में थी, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आकार डबल, ट्रिपल या कई गुना बढ़ गया है। इसका क्या परिणाम हुआ है? इसका परिणाम यह हुआ है कि जो उस टाइम या उस समय में जिस भूमि संसाधन का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता था, वह अब बदल चुका है। आज के समय में बहुत सारा गैर कृषि कार्य जो है भूमि पर किया जा रहा है। भूमि संसाधन का उपयोग विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्यों के लिए किए जा रहे हैं, जिसमें द्वितीयक आर्थिक गतिविधि से संबंधित क्षेत्र और तृतीयक आर्थिक गतिविधि से संबंधित क्षेत्र शामिल है। अर्थात हम जिस भूमि का उपयोग उस समय में कृषि कार्य के लिए किया करते थे, उसमें से अधिकांश भूमि का उपयोग आज हम रेलवे लाइन बना रहे हैं, आज हम एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, आज हम विभिन्न प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और आज हम विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज स्थापित कर रहे हैं। जिस कृषि कार्य हेतु जिस भूमि संसाधन का उपयोग किया जाता था, वह अब बदल चुका है। अब उसमें से अधिकांश प्रतिशत भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण कारक है वह है कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो अर्थव्यवस्था की जो कंपोजिशन है, जो इकोनॉमी की जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, वह प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से मिलकर होती है। इसके पहले यानी आजादी के समय में भारत की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का बहुत ज्यादा योगदान था। यानी कि हमारे देश में द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र उतना विकसित नहीं हुआ था। द्वितीय क्षेत्र का तात्पर्य है विनिर्माण क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का तात्पर्य है सेवा क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है कृषि क्षेत्र। यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण या संगठन में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका ज्यादा थी, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र की भूमिका कम थी। लेकिन दिन प्रतिदिन यह कंपोजिशन का जो रेशियो है वह बदल चुका है। अब वर्तमान दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 14-15% के आसपास हो गया है, जबकि सेवा क्षेत्र 55 से 60% बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी वृद्धि हुई है। तो यह जो कंपोजिशन का रेशियो था वह आजादी के टाइम कुछ और था और वर्तमान समय में कुछ और है, जिसकी वजह से भूमि उपयोग में परिवर्तन आया है। मतलब कि जो भूमि उस वक्त कृषि कार्यों हेतु प्रयोग की जाती थी, वर्तमान समय में गैर कृषि कार्यों हेतु प्रयोग की जा रही है, जिससे ए कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी ने जो है इस भूमि उपयोग को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तीसरा कारक है कि वैश्विक स्तर पर जो लोगों का कृषि कार्य में योगदान है वह तो उतना तेजी से नहीं गिर रहा है, विशेष रूप से डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी विकासशील देशों में जो लोगों का कृषि पर निर्भरता है वह उसमें उतनी तेजी से गिरावट नहीं आ रही है जितनी कि अर्थव्यवस्था में कृषि में योगदान में गिरावट आ रही है। तात्पर्य यह है कि भारत में ही जो कृषि पर आधारित लोग हैं, आज के समय में भारत में कृषि पर आधारित लोगों की जनसंख्या 55 से 60% के आसपास है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है 14%। तो कहने का मतलब उस टाइम क्या था? उस टाइम जो है उस टाइम क्या था कि उस टाइम 50% से अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान था। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान मात्र 14% रह गया है। लेकिन उस समय जो भारतीय जनसंख्या लगभग 80 से 85% कृषि पर निर्भर थी, वह वर्तमान समय में लगभग 60% के आसपास कृषि पर निर्भर है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान में गिरावट आई है, उतनी तेजी से भारतीय जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है उसमें गिरावट नहीं आई है। इसके पीछे कई मूलभूत कारण हैं। कारण यह है कि पहली बात यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज में एक विशाल जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, सेमी स्किल्ड है, जिसको आसानी से सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, मतलब कि द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र में आसानी से रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक विशाल जनसंख्या को जो है खिलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिसके वजह से जो है कृषि पर निर्भरता बनी रहती है, लोगों की कृषि पर जो है निर्भरता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने चर्चा किया कि भारत में भूमि संसाधन के उपयोग में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारा परिवर्तन आया है। तो वह चेंजेस किन किन सेक्टर्स में आया है? पहला जो परिवर्तन आया है वह है कि नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब कि गैर कृषि क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग में वृद्धि हुई है। मतलब कि जो पहले कृषि कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता था, अब वर्तमान समय में उस भूमि में से अधिकांश भूभाग का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है। मतलब कि उसका प्रयोग मैंने जैसे चर्चा किया, रेलवे रोड्स वगैरह बनाने के लिए किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। तो जो कृषि कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता था, अब गैर कृषि कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जा रहा है। अर्थात गैर कृषि कार्य हेतु भूमि का प्रतिशत, भूमि उपयोग का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है अपेक्षाकृत कृषि कार्य हेतु। कृषि कार्य हेतु भूमि के उपयोग का प्रतिशत घटा है, जबकि गैर कृषि कार्य हेतु भूमि का उपयोग बढ़ा है। अगला है वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल भूमि में भी वृद्धि हुई है। वास्तव में यह एक कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्टरी इसलिए है कि हम जैसे सोचेंगे कि वन क्षेत्र तो उस वक्त ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल भूमि में वृद्धि कर दिया है, चाहे एक्चुअल में वन में वृद्धि हो या ना हो। यानी भूमि का डिमार्केशन वन क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया है, जिससे वन क्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में वृद्धि हो गई है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि वन नीति के तहत समस्त भूभाग का 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ऐसा जरूरी है। इसके अतिरिक्त कृषित भूमि में वृद्धि हुई है। ज्यों ज्यों जनसंख्या में वृद्धि हुई है, त्यों त्यों जो है कृषि कार्य हेतु भूमि में
वृद्धि हुई है, क्योंकि विशाल जनसंख्या को खिलाने के लिए हमें ज्यादा भूभाग पर कृषि करना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त करंट फॉलो में भी वृद्धि हुई है। वास्तव में यह भी एक कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है, क्योंकि ईयर दर ईयर या वर्ष दर वर्ष इसमें वृद्धि या कमी होती रहती है। इसके अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में कमी आई है, भूमि उपयोग के किन किन क्षेत्रों में कमी आई है, तो पहला तो ये है कि कृषि कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली भूमि में कमी आई है, कल्चरेबल वेस्टलैंड में कमी आई है, बैरन एंड वेस्टलैंड में कमी आई है और ग्रेजिंग लैंड में कमी आई है। थैंक यू सो मच।